सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के प्यारे भविष्यों। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का वन शॉट वीडियो चैप्टर नंबर 13। तो बहुत दिनों से डिमांड चल रही है कि 13 डालो 14 डालो, फटाफट सारे चैप्टर्स आएंगे, टेंशन मत लो, एक एक दो दिन के गैप में वीडियोस आ जाएंगी। तो आज डिस्कस करेंगे चैप्टर 13 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इसमें मैन्युफैक्चरिंग का क्या इंपॉर्टेंस है ये जानेंगे, किस किस तरह की इंडस्ट्रीज इंडिया में ग्रो कर रही हैं या कर चुकी हैं, या क्या हमारे सामने चैलेंजेस हैं इंडस्ट्रीज को लेकर, ये सारी चीजें इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं फटाफट। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं बनाना चाहते, इसलिए ज्यादा इधर उधर की मैं बातें नहीं करता यार, क्यों पता है अननेसेसरी वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए, लेकिन फिर भी बीच में जो जरूरी है वो तो बात करेंगे ही। तो बढ़ते सबसे पहले इंडस्ट्री की डेफिनेशन क्या बोल रही है हमारी टेक्स्ट बुक। तो टेक्स्ट बुक कहती है द प्रोसेस इन विच मैन कैन चेंज द नेचुरल रिसोर्सेस। इंसान नेचुरल रिसोर्सेस को यूजेबल कंडीशन में चेंज करता है, अपना दिमाग यूज करके, अपने कल्चर का इस्तेमाल करके और अपनी इकोनॉमिक कैपेसिटी, क्या उसके पास सुविधाएं अवेलेबल है, क्या उसके पास पैसे को लेकर कैपेसिटी है, इन सब चीजों का इस्तेमाल, अपने नॉलेज का इस्तेमाल करके नेचुरल रिसोर्सेस को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है इंडस्ट्री। आप इसको मैन्युफैक्चरिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंस, क्यों इंडस्ट्रीज इंपॉर्टेंट है? तो अगर हम देखें ना बच्चों, इकोनॉमिक टर्म्स में देखें तो जितने भी देश जो आज डेवलप्ड कंट्रीज कहलाते हैं, चाहे यूएस की बात कर लें, हम यूनाइटेड किंगडम की बात कर लें, जापान की बात कर लें, जर्मनी, इटली, ये जो फ्रांस, बड़े बड़े जो देश हैं आजकल, बहुत पैसे वाले देश हैं, अगर आप नोटिस करोगे तो इन सभी देशों में इंडस्ट्रीज बड़ी तगड़ी डेवलप्ड है। इन लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग पर बहुत ज्यादा काम किया और इस वजह से ये आज इतना आगे हैं। वर्ल्ड वॉर लड़ा है इन देशों ने, दो दो बार वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व हुए हैं। वर्ल्ड वॉर में इतनी बर्बादी होने के बावजूद आज इतना आगे हैं। तो इन्होंने क्या ऐसा किया है भाई कि बाकी देश इनसे पीछे हैं? तो जब वॉर भी चल रहा था ना, तभी भी इन लोग अपने मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी पर पूरा फोकस करके बैठे हुए थे। हथियार बनाओ, अगर काम की चीज नहीं बना रहे तो हथियार बनाओ, क्योंकि वॉर में हो तो आपको उसकी जरूरत है, तो वो बनाओ। तो हर तरह की इंडस्ट्रीज में इन्होंने काफी कुछ मतलब अचीवमेंट्स हासिल कर ली हैं। दूसरा, कई देशों के ऊपर जो इन्होंने कब्जे किए, वहां के रिसोर्सेज को यूज कर लिया इन लोगों ने, तो इस वजह से आज बहुत आगे है। तो मैन्युफैक्चरिंग जो है ना भाई, इकोनॉमिकली देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां हम देखते हैं कि ज्यादातर जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज हैं वही ज्यादा डेवलप्ड हैं। जो एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्रीज हैं, एग्रीकल्चर के मामले में आपका खाना पीना ये सब हो जाता है, शांति का जीवन है, लेकिन अगर आप मॉडर्न डे की बात करें तो उस हिसाब से आप डेवलप नहीं हो पाओगे जितना इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज डेवलप्ड है। तो खाली एग्रीकल्चर से काम नहीं चलेगा। एग्रीकल्चर ऑफ कोर्स बहुत जरूरी है भाई, खाएंगे तभी तो कुछ होगा, लेकिन इंडस्ट्रीज भी उतनी ही ज्यादा जरूरी हैं अगर हमें आगे बढ़ना है तो। अच्छा, दूसरी चीज, फिनिश्ड गुड्स आर मोर वैल्यूएबल देन रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल से ज्यादा कीमत होती है फिनिश्ड गुड्स की। ऑफ कोर्स गेहूं जिस हिसाब से बिकता है, 1 केजी गेहूं का जो प्राइस होगा, और उस गेहूं से अगर आप बिस्किट बनाकर बेचते हो या ब्रेड बनाकर बेचते हो, तो वो 1 केजी बिस्किट या 1 केजी ब्रेड का जो प्राइस होगा वो 1 केजी गेहूं से काफी ज्यादा होगा। तो जाहिर सी बात है, जब आप किसी चीज को प्रोसेस कर एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाते हो तो उसका वैल्यूएशन हमेशा ज्यादा हो जाता है। तो अगर एग्रीकल्चर वाली चीजें सप्लाई कर रहे हो, रॉ मटेरियल चीजें सप्लाई कर रहे हो, तो कम पैसा कमाओगे। उससे कोई नई चीज बनाकर वो चीज बेचते हो तो ज्यादा पैसा मिलता है। तो इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये कि एम्प्लॉयमेंट वगैरह भी प्रोवाइड करता है। तो काफी कुछ है इंपॉर्टेंस मैन्युफैक्चरिंग की। तो आप अपने ओन वर्ड्स में भी सोच समझ कर लिख सकते हो, ठीक है, कि भाई इंडस्ट्रियलाइज कंट्री देखा गया डेवलप्ड है, रॉ मटेरियल से ज्यादा वैल्यू होता है फिनिश गुड्स का, ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगर ग्रो करता है तो उससे रिलेटेड हमें सर्विसेज की जरूरत पड़ती है, तो सर्विसेज भी ग्रो करती हैं, तो उसमें भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होता है, बहुत सारी नई चीजें अवेलेबल हो जाती है जो हमारे कामों को आसान कर देती हैं। तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं मैन्युफैक्चरिंग के। अच्छा, बात करें, थोड़ा पीछे चलते हैं, क्या क्या इंडस्ट्रीज कैसे कैसे इंडिया में शुरू हुई। तो बता रहे 1853 में पहला इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो इंडिया में बना वो था एक आयरन का फर्नेस, आयरन फर्नेस, जिसमें वो आयरन और पिघला विघला के उसमें से आयरन निकाला जाता है प्योरीफाई करके। तो वो जो प्रोसेस है उसके लिए आयरन फर्नेस जो सबसे पहले हमने बनाया था वो भी चारकोल पर बेस्ड था, उसमें चारकोल का इस्तेमाल किया जाता था। 1853 में फाइंड किया गया था, मतलब एस्टैब्लिश किया गया था
पर ये फेल हो गया, ज्यादा चला नहीं, सक्सेसफुल नहीं रहा। इसके बाद 1854 में पहली सक्सेसफुल इंडस्ट्री जो हमने सेटअप की वो थी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इसके बाद जूट मिल एस्टैब्लिश किया हमने 1855 में। देखो 53, 54, 55 कंटिन्यूस एफर्ट्स चल रहे हैं। 53 वाला फेल हो गया, आयरन फर्नेस। 54 में कॉटन टेक्सटाइल सेटअप कर दिया। 55 में जूट मिल सेटअप किया। कहां पर? कोलकाता के पास रिसरा है वहां पर। इसके बाद 1874 में कुल्टी में आयरन बनाने वाली कंपनी हमने स्टार्ट की, लेकिन वो कुछ दिन बाद बंद हो गई। 74 में स्टार्ट हुई, कुछ सालों में बंद हो गई, फिर वापस उसको 1881 में स्टार्ट करवाया गया, यानी रीस्टार्ट हुआ 1881 में। फिर बात करें 1907 में, तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को, ठीक है, जमशेदपुर में जो शुरू हुई। यहां से कहा जाता है कि इंडिया में स्टील, आयरन एंड स्टील वाली इंडस्ट्री के फील्ड में रिवोल्यूशन आ गया, यानी यहां से बहुत तेजी से इंडिया में इस इंडस्ट्री का ग्रोथ हुआ, ऐसा माना जाता है। ओ हो, ये थोड़ा सा भैया ये सपोर्ट नहीं किया सिस्टम ने, इसलिए इस तरह का हो गया। यहां है हमारा क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज हम कर रहे हैं। तो इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन किस किस बेसिस पर किया जाता है? पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन लेबर, वहां लोग कितने काम कर रहे हैं उसके हिसाब से। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, मालिक कौन है उसके हिसाब से। ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, क्या रॉ मटेरियल वो यूज करते हैं इंडस्ट्रीज, उसके बेसिस पर। वैसे और भी आपको वैरायटीज मिल जाएंगे, और भी क्लासिफिकेशन मिल जाएंगे, पर हमारी बुक में ये 3 दिए, मैंने वही 3 हाईलाइट किए हुए हैं। तो ह्यूमन लेबर के बेसिस पर लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल बोला है। ज्यादा लोगों को इंप्लॉयमेंट मिल रहा है, बहुत सारे लोग वहां पर इन्वॉल्व है काम करने के लिए, तो वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री हो गया। और अगर कम लोगों से काम चल रहा है पूरी इंडस्ट्री का, तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो गई। मालिक कौन है इंडस्ट्री का, अगर उसके हिसाब से देखें तो एक है पब्लिक। पब्लिक मतलब गवर्नमेंट उसकी मालिक है। जिस कंपनीज को, जिस इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट चलाती है, उन्हें हम पब्लिक इंडस्ट्रीज या पब्लिक एंटरप्राइजेस कहते हैं। जिसका मालिक कोई अकेला आदमी है, या उसकी फैमिली है, या 2-3 लोगों ने पार्टनरशिप में खोला हुआ, मतलब गवर्नमेंट की नहीं है, ये आम लोगों ने अपने खोल के रखा हुआ है, तो वो प्राइवेट इंडस्ट्री कहलाएगी। कोलैबोरेटिव मतलब मिल बांटकर, मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स दोनों मिलकर जिन इंडस्ट्रीज को चलाते हैं, तो हम उन्हें कहते हैं कोलैबोरेटिव इंडस्ट्रीज, तो कोलैबोरेशन में चलते हैं। फिर है कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव में हर कोई इन्वॉल्व, मतलब काफी लोग इन्वॉल्व होते हैं। काफी लोग कैसे इन्वॉल्व होते हैं? जैसे कि अगर हम बात करें अमूल जो है, अमूल इंडिया का लगभग मेरे हिसाब से सबसे बड़ा, हाँ वैसे अमूल सबसे बड़ा कोऑपरेटिव है इंडिया में। अच्छा, इसमें क्या होता है, जो लोग इसको मिल्क सप्लाई करते हैं कंपनी को, वो भी इसके पार्टनर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, वहां वर्क करते हैं वो लोग भी उसके शेयर होल्डर्स हैं। तो पूरी कंपनी को सब लोग मिलकर चला रहे हैं, और ये सभी उसमें थोड़े थोड़े हिस्से के पार्टनर्स हैं। तो जब ये सब लोग मिलकर, जैसे शुगर इंडस्ट्रीज जितनी भी है इंडिया में, सब कोऑपरेटिव बेसिस पर चलती हैं। सब जो गन्ना सप्लाई करने वाला किसान है, वहां काम करने वाले लोग हैं, और भी एक्स्ट्रा चीजें सप्लाई करने वाले लोग हैं, सब लोग मिलकर इस कंपनी को चला रहे हैं। सब लोग उसके कुछ कुछ हिस्से के मालिक हैं। तो इस तरह की इंडस्ट्रीज जो होती है उसको कहते हैं कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज, ठीक है। अच्छा, अब बात करें ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। ये कंपनियां, ये इंडस्ट्रीज रॉ मटेरियल क्या यूज करते हैं उसके बेसिस पर। तो एक है एग्रो बेस्ड और दूसरा है मिनरल बेस्ड। इनका जो रॉ मटेरियल अगर एग्रीकल्चर से मिलता है तो हम कहेंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं तो एग्रीकल्चर से इनको रॉ मटेरियल मिलता है, ठीक है। ये डेयरी वाली इंडस्ट्रीज हैं, एग्रीकल्चर से मिल रहा है, तो ये सब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं। फिर बात करें मिनरल बेस्ड की, तो जो मिनरल्स जमीन से खोद कर निकालते हैं, आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम, ये सब टाइप की जो इंडस्ट्रीज हैं, ये कहलाती हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। पहला हमारा एग्रो इंडस्ट्री शुरू करते हैं। एग्रो इंडस्ट्री में बहुत सारे अलग अलग तरह की कंपनियां हैं। तो एग्रो में जो पहला नाम है वो है हमारा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या बोल रहा है, प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू अबाउट 3.5 करोड़। अगर हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की बात करें तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में भी सबसे बड़ा इंडस्ट्री जो इंडिया में है वो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। लगभग 3.5 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट इंडिया में ये इंडस्ट्री दे रही है, तो काफी इंपॉर्टेंस है इसकी। दूसरा, अच्छा यहां लिख भी दिया कि इंडिया में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट यही इंडस्ट्री दे रही है। इंडिया होल्ड्स सेकंड रैंक, सेकंड रैंक आफ्टर चाइना। देख रहे हो यार, हर चैप्टर में यही हो रहा है, सब में नंबर 1 पे चाइना है, सेकंड पे हम है, हमको वही पछाड़ पछाड़ के बैठा हुआ है। अच्छा,
इन द एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल, दुनिया भर को कॉटन सप्लाई करने में, कॉटन के सामान सप्लाई करने में चाइना फर्स्ट पे और हम लोग सेकंड रैंक पर आते हैं। फिर इट इज द मेन इंडस्ट्री फ्रॉम प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे प्रोडक्शन की बात करें चाहे एम्प्लॉयमेंट की बात करें, दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा आउटपुट निकाल के दे रही है, तो ये इंडस्ट्री काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। पहला कॉटन मिल जो है इंडिया में सेटअप हुआ था कहां भैया, मुंबई में। उसके बाद धीरे धीरे आगे शाहपुर मिल्स, कैलिको मिल्स, ये कहां स्टैब्लिश हुए थे, गुजरात के अहमदाबाद में। फिर शुरुआती दौर में अगर देखें तो ज्यादातर जो इंडस्ट्रीज रही वो मुंबई और गुजरात में, यानी अहमदाबाद में, इन जगहों पर ही ज्यादा स्टैब्लिश रही। अब गुजरात में अहमदाबाद और महाराष्ट्र में मुंबई, ये दो मेन सेंटर्स रहे हैं। क्यों? चीप कॉटन, भाई दोनों ही राज्य कॉटन प्रोड्यूस करने में नंबर 1 पे आते हैं, तो दोनों स्टेट्स में बहुत ज्यादा कॉटन होने की वजह से यहाँ सस्ता कॉटन मिल जाता है। लेबर अवेलेबिलिटी सस्ती रही है, यहाँ पर सस्ते में काम करने वाले लोग मिल जा रहे थे। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, भाई रोडवेज का भी नेटवर्क अच्छा है, रेलवे की कनेक्टिविटी भी अच्छी है इन एरियाज में, प्लेन्स के एरिया, पहाड़ी एरिया तो है नहीं, तो अच्छा खासा कनेक्टिविटी। दूसरा सबसे बड़ा ये कि पोर्ट्स, दोनों ही, जैसे गुजरात में भी अहमदाबाद से थोड़ा सा इधर आएंगे तो हमको पोर्ट्स मिल जाएंगे, पर मुंबई तो खुद ही एकदम समुद्र के किनारे है, तो इन दोनों के लिए ना पोर्ट्स बहुत एक इफेक्टिव रोल प्ले करते हैं ताकि वहां से एक्सपोर्ट आराम से हो सके। तो इन दोनों के ही पास पोर्ट्स मौजूद हैं, तो इस वजह से एक्सपोर्ट बड़ी इजीली हो रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं इस मतलब कह सकते हैं कि इन रीजन्स में कॉटन इंडस्ट्री के ज्यादा फ्लरिश करने का रीजन है। तो ऐसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि भाई ये गुजरात महाराष्ट्र में ही ज्यादा क्यों है, या इनिशियल स्टेजेस में मुंबई और अहमदाबाद में ही ज्यादा ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्यों फ्लरिश हुई, तो उसका ये रीजन आपको देना रहेगा। अच्छा, फेवरेबल मार्केट्स भी है, मतलब अच्छा खासा यहाँ पे सामान बिक भी जाता है। आज की डेट में देखें तो इंडिया में लगभग 100 से ज्यादा शहरों में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज मौजूद हैं। एग्जाम्पल्स दिए रखे हैं हमको, मुंबई, अहमदाबाद, भिवंडी, सोलापुर, कोल्हापुर, नागपुर, इंदौर, उज्जैन, तो ये हमारे बड़े बड़े इंडस्ट्रियल सेंटर्स जहां पर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री मौजूद है। मुंबई इन महाराष्ट्र को कॉटन पॉलिस ऑफ इंडिया कहा जाता है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो भाई कॉटन पॉलिस ऑफ इंडिया कौन है, मुंबई। फिर दूसरा है मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट, अहमदाबाद, या फिर डेनिम सिटी ऑफ इंडिया, अहमदाबाद। तो अहमदाबाद को 2 नामों से जाना जा रहा है भाई, मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट और डेनिम सिटी ऑफ इंडिया। मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट क्योंकि देखो शुरुआती दौर में सबसे ज्यादा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री दुनिया में कहाँ स्टैब्लिश हुई, इंग्लैंड के मैनचेस्टर में, तो वो कॉटन टेक्सटाइल के लिए बहुत फेमस है। तो उसी तरह से इंडिया में सबसे ज्यादा शुरू में यहाँ डेवलप हुआ अहमदाबाद का, तो नाम दे दिया मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट, ईस्ट का मैनचेस्टर ये है। आज की डेट में देखें तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कुछ डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही है। क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है? इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ बेस्ट वैरायटी ऑफ कॉटन, अच्छी क्वालिटी का जो कॉटन है उसकी सप्लाई कम है, सफिशिएंट नहीं है, रिक्वायरमेंट जितना नहीं आ रहा है। मशीनरीज पुरानी यूज कर रहे हैं हम लोग, एडवांस मशीनरीज अवेलेबल नहीं है। इरेगुलर इलेक्ट्रिक सप्लाई बराबर नहीं है, कभी रहती है कभी नहीं रहती है, और रहती है तो महंगी पड़ती है, ये सब दिक्कतें हैं। कंपटीशन फ्रॉम आर्टिफिशियल फाइबर, ये बड़ा चैलेंज है भाई। आजकल आर्टिफिशियल फाइबर्स के जो कपड़े हैं बहुत ज्यादा मार्केट में बिक रहे हैं, तो कॉटन जनरली लोग उतना ज्यादा प्रेफर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि भाई देखो रिंकल फ्री, स्ट्रेचेबल, कई तरह की वैरायटी के कपड़े आ रहे हैं। कॉटन का कपड़ा एक बार धुल दिया, वो प्रेस करते करते हालत खराब हो जाती है, तो ये सब क्या प्रेस करने की जरूरत नहीं है, धुलो पहनो सीधा। तो इसलिए आर्टिफिशियल फाइबर्स की वजह से इसको ज्यादा तकलीफ झेलनी पड़ रही है। दूसरा, आर्टिफिशियल फाइबर्स जो है मजबूत भी बहुत आ रहे हैं आजकल, तो ये एक चैलेंज हो गया। दूसरा, कंपटीशन इन ग्लोबल मार्केट, दुनिया भर के देशों के साथ कंपटीशन भी फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, ये भी जैसे चाइना बाइना वाले देखो हमको परेशान करके रखा है इन लोगों ने। तो इस हिसाब से ये चैलेंजेस इंडिया की कॉटन इंडस्ट्री फेस कर रही है। इंडिया अपने कॉटन टेक्सटाइल को कहां कहां एक्सपोर्ट करती है? रशिया, यूके, यूएस, ठीक है, अमेरिका में, सूडान, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, ये सब जगहों पर, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में सप्लाई कर रही है। फिर है जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यानी जूट से बने हुए, आपने देखा होगा इस तरह के बोरे वगैरह होते हैं, ये जूट के बैग्स हैं। ठीक है, इसके अलावा आजकल देखो मॉडर्न में ये ऐसे बैग्स भी डेवलप हो गए हैं। ये बड़ा अजीब लगता था, लोग इसको मतलब थोड़ा ना कि अगर इससे सामान बना दिया जाए, पहले क्या होता सादा बना देते थे तो लोगों को पसंद नहीं आता था, अब इसके अंदर पैटर्न्स बना दे रहे हैं ना, तो एक मतलब एक अलग लुक आ रहा है इसका, तो अब लोग इसको थोड़ा एक्सेप्ट करने लग गए, वरना पहले लोग नहीं यूज कर रहे थे इतना। अच्छा, जूट इज सेकंड रैंक्ड मेजर इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। जितनी भी अपनी जो
एग्रीकल्चरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, उसमें सेकंड रैंक पर कौन सी आती है? जूट। फर्स्ट पे कौन सी है? कॉटन। इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एग्रो बेस्ड में सेकंड रैंक पर कौन सी है इंडिया के लिए? जूट। इंडिया होल्ड्स फर्स्ट प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ जूट एंड गुड्स मेड फ्रॉम जूट। चाहे जूट का प्रोडक्शन हो, ये देख रहे हो, ये जूट का प्लांट है, देख रहे हो, ये लंबी लंबी डंडियां, इन्हीं को गीला करके वो फिर प्रोसेस करके उसमें से वो फाइबर्स निकाले जाते हैं और उनसे सब सामान बनाए जाते हैं। तो जूट का प्लांट है, मैंने स्पेशली इसलिए इमेज ले ली ताकि आप भी देख सको कैसा दिखता है। तो चाहे जूट का प्रोडक्शन हो या जूट से बनने वाले सामान है, दोनों ही सबसे ज्यादा इंडिया में होता है। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भी और सबसे ज्यादा सामान भी हम ही बनाते हैं जूट से, ठीक है। लेकिन अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें ना, तो एक्सपोर्ट के मामले में हम लोग थोड़े सेकंड रैंक पर आते हैं, ठीक है। इंडिया इज एट सेकंड प्लेस आफ्टर बांग्लादेश इन द एक्सपोर्ट ऑफ जूट। एक्सपोर्ट करने में बांग्लादेश नंबर 1 है। अब क्योंकि ऐसा क्यों है भैया? देखो, हमारा जो पहले तो इंडिया में ही था बांग्लादेश, ये पूरा बंगाल प्रोविंस था, बाद में उसके 2 डिविजन्स हो गए थे, एक बन गया ईस्ट बंगाल, एक बन गया वेस्ट बंगाल। ये जो ईस्ट बंगाल है आज वही बांग्लादेश के नाम से जाना जा रहा है। तो ये पूरा जो एरिया है ना, यहाँ बहुत सारा जूट उगता है और यहाँ शुरू से ही जूट का प्रोसेसिंग और उससे बनाई जाने वाली चीजें ऑलरेडी बहुत लंबे समय से प्रोसेस चल रहा है वहां पर, ठीक है। तो इस वजह से दोनों के पास अच्छा खासा प्रोडक्शन है, ठीक है। अब डिवीजन होने के बाद ये अलग देश हो गया है, ये हम अलग हैं। अब इनके यहाँ क्या पॉपुलेशन कम है तो इनका यूज भी कम है, ठीक है। हमारे यहाँ प्रोडक्शन ज्यादा है, ऑफ कोर्स बांग्लादेश से ज्यादा कर रहे हैं, पर बांग्लादेश भी ठीक ठाक कर रहा है। अब उनका यूज बहुत कम और हमारा यूज बहुत ज्यादा है, इसलिए हम एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। ये लोग एक्सपोर्ट मामले में बहुत आगे हैं, ठीक है। तो इन लोग फर्स्ट पे हैं एक्सपोर्ट में, हम लोग सेकंड पे आते हैं। ऑफ द टोटल जूट प्रोडक्शन ऑफ कंट्री, वेस्ट बंगाल प्रोड्यूसेस अबाउट 80%। अब सोच लो, इंडिया में भी जितना जूट प्रोडक्शन होता है उसका 80% तो अकेला वेस्ट बंगाल और हाँ वेस्ट बंगाल ही कर रहा है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश 10% करता है, बाकी सब ये सब स्टेट्स मिलकर करते हैं, ठीक है। तो 90% तो इन दोनों ने मिलकर कर दिया, बाकी 10% बाकी स्टेट्स आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मच वाटर इज नीडेड टू प्यूरिफाई जूट। अब ये एक बड़ा प्रॉब्लम है कि भाई जूट की प्रोसेसिंग में पानी बहुत ज्यादा यूज होता है और इसी वजह से ज्यादातर ये जो है ना हुगली रिवर जो है, हुगली रिवर के किनारे पे ही ये जूट प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज वगैरह बसी हुई हैं। अच्छा, एक चीज और ये पूछ सकते हैं कि वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा जूट इंडस्ट्रीज के प्रेजेंट होने का रीजन क्या है? तो ये तो कुछ चीजें यहां लिखी हैं, देखो, चीप लेबर, सस्ते में लेबर मिल जा रहा है, बैंक्स वगैरह अवेलेबल हैं, अच्छे खासे इंश्योरेंस फैसिलिटीज हैं, पोर्ट अवेलेबल है कोलकाता, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा भाई प्रोडक्शन भी यहाँ, वो खेती भी बहुत ज्यादा हो रही है। तो ये सब फैक्टर्स की वजह से इस एरिया में वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा जूट इंडस्ट्रीज का प्रेजेंस है, ठीक है। तो ये पूछ सकते हैं, ये भी याद रखना। आज के डेट में अगर हम देखें तो जूट की डिमांड कम हो गई है पहले के कंपैरिजन में। पहले आप देखते हो कि बहुत सारे जो अनाज के बैग्स आते थे वो ऐसे ही आते थे, ठीक है। अब धीरे धीरे प्लास्टिक के बैग्स में आने लग गए, गेहूं चावल लेने जाओगे तो प्लास्टिक के बैग्स में आते हैं। अब इसमें क्या प्रॉब्लम था, ये भीग जाता है, ये भीग जाता है तुरंत, अनाज को मॉइस्चर लगेगा, अनाज सड़ जाएगा। प्लास्टिक वाला क्या जल्दी भीगता नहीं है, तो वो ज्यादा यूजफुल है। दूसरा ये कि इसके कंपैरिजन में मजबूत भी आता है, टिकाऊ भी है। तो इस वजह से थोड़ा जूट इंडस्ट्री को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। अच्छा, मोर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डिक्रीजिंग डिमांड ऑफ जूट इन इंटरनेशनल मार्केट। अच्छा, ये भी है कि कॉस्टिंग भी बहुत ज्यादा है प्रोडक्शन में और दूसरा इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड भी कम है, तो इसके से इस इंडस्ट्री को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, ठीक है। हालांकि काफी अच्छी चीज है, ये बायोडिग्रेडेबल है, जैसे प्लास्टिक्स होते तो वो तो भले मजबूत है लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल है भैया, फेंक दोगे तो सालों साल तक वहीं पड़े रहता है। लेकिन ये क्या भाई, एटमॉस्फेयर में हमारे बायोलॉजिकल एक्शंस के से डिकम्पोज हो जाता है, तो ये काफी यूजफुल है। अब इस पर धीरे धीरे गवर्नमेंटें फोकस कर रही है, इसको और ज्यादा प्रमोट कर रही है। मैंने बताया ना, इस तरह के डिजाइन बना के लगवा बेचा जा रहा है, तो अब लोग उसको थोड़ा धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रहे हैं। अच्छा, फिर चलते हैं टेक्सटाइल, सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अगेन चाइना के बाद इंडिया सेकंड रैंक पर आता है। अब सिल्क के मामले में तो भाई देखो, चाइना बहुत पहले से ही आगे रहा है, ठीक है। तो हम सेकंड पर हैं, चाइना फर्स्ट पर है सिल्क प्रोडक्शन में। इंडिया के अंदर 4 वैरायटी के सिल्क मतलब प्रोड्यूस किए जाते हैं। कौन कौन से हैं? मलबेरी, एरी, तसार एंड मूगा। ये ना वैरायटी कैसे डिसाइड होती है कि जो सिल्क वॉर्म्स होते हैं, देखो ये सिल्क वॉर्म्स हैं, ये लोग ये सिल्क के ऐसे फाइबर्स बनाते हैं, ठीक है। इनकी बॉडी से वो लार्वा निकलता है, वो इससे पूरा बनता है। तो इनको ना यहाँ रखने से पहले इस तरह का एक पूरा सेटअप बनाया जाता है, उसमें इनको पाला जाता है, ठीक है। तो इनको खाने के लिए क्या दिया जाता है, उस हिसाब से डिसाइड होता है वैरायटी ऑफ सिल्क। मलबेरी के पत्ते वगैरह खाते हैं अगर,
एरी के, तसार के, इन सब के पत्ते खाते हैं, तो उस हिसाब से अलग अलग वैरायटी का वो सिल्क प्रोड्यूस करते हैं। तो उनके खाने के हिसाब से हम ये क्लासिफिकेशन करवाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या बताया, देखो 300 जैसी सिल्क मिल्स इंडिया में प्रेजेंट है। ज्यादातर सिल्क मिल्स कहाँ है? कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब, JNK। हमारे यहां से सिल्क जो है यूरोप, अफ्रीका, गल्फ कंट्रीज, इन सब जगहों पर हम एक्सपोर्ट करते हैं सिल्क। इसके अलावा जर्मनी, सिंगापुर, USA, कुवैत, मलेशिया, रशिया में भी हम एक्सपोर्ट करते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में हमारा सबसे ज्यादा टफ कंपटीशन किसके साथ है? ऑफ कोर्स चाइना के साथ, ठीक है। चाइना बहुत अच्छी क्वालिटी का सिल्क और बहुत बड़े स्केल में सस्ते दाम में लोगों को एक्सपोर्ट कर रहा है, जिसके वजह से हमको काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। अब ये जो मैंने एक दिखाया हुआ है ना आपको, ये है मूंगा वैरायटी का सिल्क। मूंगा वैरायटी का सिल्क ये जो लिखा हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही पाई जाती है, ठीक है। अच्छा, इसकी खासियत क्या है? देखो गोल्डन टाइप का है, देखो गोल्डन कलर में दिखता है, ठीक है। तो ये एक्सक्लूसिव टू इंडिया करके लिखा हुआ है, इंडिया के अलावा और कहीं नहीं होता। अच्छा, वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, भाई ठंडियों का सीजन चल ही रहा है, देख रहे हो ये बच्चे पूरे स्वेटर में डूबे हुए। तो ये हम वुलन क्लोथ्स यूज करते हैं। वुलन टेक्सटाइल कहां पर है, क्या है, देखते हैं। सबसे ज्यादा वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया के अंदर पंजाब में प्रेजेंट है। इसके बाद महाराष्ट्र, सेकंड पर महाराष्ट्र है इंडिया के अंदर। फिर इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारी सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं। अहमदाबाद और जामनगर गुजरात के अंदर वुलन क्लोथ्स के सेंटर्स हैं। इसके अलावा जयपुर और बीकानेर राजस्थान में, श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर, बेंगलुरु इन कर्नाटका, ये सभी वुलन के कपड़े, वुलन के कारपेट्स वगैरह वगैरह बनाते हैं। वुलन क्लोथ कहां कहां हम भेजते हैं? अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, रशिया एक्सेट्रा। सिंथेटिक टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो मैंने पीछे बताया कि सिंथेटिक फाइबर जो होता है, कॉटन को जो हमने पढ़े कि कॉटन के साथ चैलेंजेस जो हैं, उसमें सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ा था हमने कि सिंथेटिक टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफी तेजी से ग्रो कर रही है। यहाँ आर्टिफिशियल फाइबर्स की मदद से कपड़े वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है। द क्लोथ मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर आर स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल एंड डज नॉट रिटेन रिंकल्स। मजबूत होते हैं, लंबे समय तक टिकते हैं, रिंकल्स नहीं होते इसमें, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी खासियत है, ठीक है। अच्छा, और जाहिर सी बात है, मैंने कुछ टाइम भी बताया था कि रिंकल फ्री, स्ट्रेचेबल, इस तरह के आते हैं। देखो ये वेलवेट टाइप के भी जो कपड़े आते हैं, ये सब हमारे सिंथेटिक है और आजकल इनकी बहुत ज्यादा डिमांड है। कॉटन फाइबर्स हम जनरली कई बार सिंथेटिक फाइबर्स के साथ मिक्स करके भी कपड़े बनाते हैं, तो कॉटन की भी कुछ क्वालिटीज आ जाती हैं और उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है उनके साथ मिक्स करने की वजह से। तो ये मिक्सिंग वैरायटी के कपड़े बहुत ज्यादा आजकल बनाए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा इंडिया में कहां पर सिंथेटिक फाइबर्स बनते हैं? केरला, गुजरात, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु। इसके अलावा कुछ जो शहर है मेन सेंटर्स, सूरत, कानपुर, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई, मोदी नगर। तो ये जो स्टेट्स के नाम तुमने याद कर लिया, इन स्टेट्स के कैपिटल का नाम ही डाल देना भैया, हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर बात करें शुगर इंडस्ट्री, चीनी बनती है जहां, ठीक है। अच्छा, अब जैगरी, जैगरी क्या है भाई? गुड़ होता है। अब गुड़ बनाने की परंपरा इंडिया में बहुत पुरानी है। देखो ये मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। लोग क्या करते हैं, वो जो गन्ने का जूस होता है उसको निकालकर इस तरह से हीट करके, और ये पूरा जब गाढ़ा हो जाता है हीट करने के बाद, फिर इसको ठंडा करके उसमें से गोल 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 या जिस भी शेप का बनाना उस तरह का गुड़ वगैरह बनाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत एज ओल्ड ट्रेडिशन है इंडिया का। अच्छा, शुगर इंडस्ट्री स्टैंड सेकंड आफ्टर टेक्सटाइल इन अग्रेरियन इंडस्ट्री। एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज में अगर हम बात करें तो नंबर 1 पर टेक्सटाइल्स आती हैं। टेक्सटाइल में भी नंबर 1 पर कॉटन, सेकंड पर जूट पढ़ा था हमने। अच्छा, वो तो हो गया टेक्सटाइल वाले। टेक्सटाइल के बाद सेकंड नंबर पर एग्रेरियन इंडस्ट्री में, जिसका रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आता है, टॉप पर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आती हैं और सेकंड पर आती है हमारी शुगर इंडस्ट्रीज। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम यह है कि जो भी शुगर केन है, शुगर केन कट करके ले आए तो 24 आवर्स के अंदर उसको स्क्वीज यानी क्रश करना पड़ता है, उसका जूस निकालना पड़ता है, नहीं तो वो ड्राई होने लगता है। आपने भी गन्ना कभी देखा होगा, देखा ही होगा ऑफ कोर्स। तो वो थोड़े टाइम पे रख दो ना, एक दिन रख दो तो सूखने लग जाता है। अब वो सूखने लग जाएगा तो उसका जूस कम हो जाएगा, तो वो स्क्वीज करने पर जूस कम मिलेगा, प्रोडक्टिविटी कम होगी, नुकसान होगा। तो इस वजह से उसको 24 आवर्स के अंदर स्क्वीज करना जरूरी है, ठीक है। अच्छा, और इसी वजह से ज्यादातर जो शुगर फैक्ट्रीज होती हैं वो उन एरियाज में प्रेजेंट होती हैं जहां शुगर केन की खेती बहुत ज्यादा होती है, फार्मिंग बहुत ज्यादा होती है शुगर केन की, उसी एरियाज में ये लोकेटेड होते हैं। तो आप देखेंगे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, गुजरात, ये सब बड़े बड़े सेंटर्स, बड़े बड़े स्टेट्स, यहाँ बहुत ज्यादा गन्ना उगता है और इसी वजह से यहाँ पर शुगर इंडस्ट्रीज भी बहुत ज्यादा फ्लरिश कर चुकी हैं।
अच्छा, वैसे तो उत्तर प्रदेश इंडिया में शुगर केन के प्रोडक्शन में नंबर 1 है, शुगर केन प्रोडक्शन में नंबर 1 है, लेकिन शुगर प्रोड्यूस करने में नंबर 1 नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि देखो नंबर 1 उसमें है हमारा शायद महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र में जो शुगर केन उगता है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का है। यूपी में ज्यादा उगता है बट क्वालिटी उस हिसाब से नहीं है, तो जूस कम मिलता है, शुगर कम प्रोड्यूस हो पाता है। महाराष्ट्र के जो गन्ने हैं वो थोड़े अच्छी क्वालिटी के हैं, तो उसमें से जूस ज्यादा मिलता है, शुगर भी ज्यादा प्रोड्यूस हो पाता है। इसके अलावा आजकल ये 2-3 स्टेट्स जो है बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं इस फील्ड में। ठीक है, इन लोगों ने अपने यहाँ बहुत सारे चेंजेस किए हुए हैं, तो इस इंडस्ट्री को काफी प्रमोट किया है, तो इस वजह से ये लोग आगे निकल रहे हैं। दिस इंडस्ट्री इज डेवलप्ड इन गुजरात एट बारडोली। गुजरात में कहाँ है? बारडोली में है, गंदेवी, सूरत, नवसारी, व्यारा, भरूच। अरे भरूच 2 बार कहां से आ गया? अच्छा, जनरली साउथ गुजरात के जो शहर हैं वो दिखाए गए हैं। ठीक है, साउथ गुजरात के सब एरियाज हैं, इनमें ज्यादा शुगर इंडस्ट्रीज फ्लरिश्ड है। पेपर इंडस्ट्री, भाई पेपर बनता है। पेपर किससे बनता है? सॉफ्ट वुड से, सॉफ्ट लकड़ियों का एकदम पतला पतला लेयर कट करके उसमें से बनाते हैं। बैम्बू से बनता है, घास से भी बनता है, मोलासेस, ये मोलासेस गड़बड़ लिखा हुआ है, यहाँ बैगेस आएगा। ठीक है, बैगेस से बनता है। बैगेस क्या है? ये है बैगेस, देखो वो जो गन्ने का जूस निकालने के बाद जो वेस्ट बचता है, ठीक है, इसको हम बैगेस कहते हैं, इससे भी पेपर बनता है। अच्छा, इंडिया में कहां कहां? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटका, गुजरात, मध्य प्रदेश। देखो इंडस्ट्रीज की जब बात आएगी तो एक स्टेट गुजरात तो फिक्स है, लगभग हर इंडस्ट्री है गुजरात में। गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है, इसके अलावा आंध्र प्रदेश भी ज्यादा जगह दिख रहा है, वेस्ट बंगाल भी ज्यादा जगह दिख रहा है। तो ये 4-5 स्टेट्स तो एकदम दिमाग में फिट कर लेना, लगभग सब में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि स्टेट्स कैसे याद रहेंगे, तो ये 4-5 स्टेट सब में टिप देना। बात करें मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज की, तो ये थे सारे एग्रीकल्चर बेस्ड, अब ये है मिनरल बेस्ड। ठीक, मिनरल बेस्ड में क्या पढ़ेंगे हम? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट। इसको कहा जाता है एक्सिस ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किसी भी देश का जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है आज के जमाने में, वो डिपेंड करता है उसके आयरन और स्टील इंडस्ट्री पे। अब देखो चाइना इतना तेजी से आगे क्यों निकल रहा है? चाइना अपने यहाँ आयरन और स्टील इंडस्ट्री को उसने बहुत ज्यादा डेवलप कर लिया है, और इस वजह से ना बहुत उसका इंडस्ट्रीज जो है, सारी बाकी इंडस्ट्रीज भी बहुत तेजी से उस वजह से ग्रो कर रही है। तो ये ना मेन फाउंडेशन माना जाता है, क्योंकि लगभग मशीनरीज, पूरा प्लांट सेटअप करना, उन सब में आयरन स्टील का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। तो अगर आपके यहाँ ये इंडस्ट्री डेवलप करेगी तो बाकी इंडस्ट्रीज को भी काफी बेनिफिट मिलेगा। और अगर यही इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो पा रही है, आपको दूसरी जगहों से आयरन और स्टील लेना पड़े, तो आपकी जो बाकी इंडस्ट्रीज हैं वो बहुत हद तक उन दूसरे देशों पर डिपेंड करेंगे, वो चीजें महंगी पड़ेंगी, तो नई इंडस्ट्रीज ज्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगी। तो इसलिए कहा गया कि ये एक्सेस है मॉडर्न इंडस्ट्री के डेवलपमेंट का। अच्छा, और बेस इंडस्ट्री भी कहा जाता है। बहुत कुछ बनता है, मशीन, कंस्ट्रक्शन, सब कुछ होता है इनकी मदद से। अच्छा, प्रोसेस ऑफ मेकिंग आयरन इज वेरी ओल्ड इन इंडिया, ये भी बहुत पुराना प्रोसेस है इंडिया में। हम ऐसा बता रहे हैं कि डमास्कस जो है, डमास्कस स्टील बहुत फेमस है तलवार के लिए, बहुत मजबूत तलवार बनती थी डमास्कस स्टील से। तो ये डमास्कस एरिया पड़ता है, वहां जो स्टील बनाया जाता था उसके लिए आयरन इंडिया से जाता था। तो देखो ये बहुत पुराने समय की बात है, तो हम कह सकते हैं कि इंडिया में आयरन का प्रोडक्शन बहुत पुराने समय से हो रहा है। पहली फैक्ट्री इंडिया में सेटअप हुई थी कहां पर? पोर्टो नोवा, तमिलनाडु में, पर कुछ वजह से ये बंद हो गई। क्या वजह थी वो नहीं दी गई है, ठीक है, कुछ भी रीजन हो सकता है। इसके बाद रॉ आयरन का प्रोडक्शन सक्सेसफुली शुरू हुआ कुल्टी में। इन 1907 फैक्ट्री एस्टैब्लिश्ड एट जमशेदपुर स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग आयरन एंड स्टील ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। कौन सी ये इंडस्ट्री है जरा कमेंट में मुझे बताना। तो फिर फैक्ट्रीज वेर एस्टैब्लिश्ड एट बर्नपुर, उसके बाद वेस्ट बंगाल के बर्नपुर में, कर्नाटका के भद्रावती में, इन जगहों पर आयरन स्टील इंडस्ट्री सेटअप की गई। उसके बाद भिलाई, रूरकेला, दुर्गापुर, ये सब छत्तीसगढ़ के हमारे एरियाज, इनमें भी आजकल देखोगे बड़े बड़े स्टील प्लांट्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये धीरे धीरे करके इंडिया में इस तरह से आयरन स्टील इंडस्ट्रीज डेवलप हुई। इसके बाद बोकारो में, विशाखापट्टनम, सैलम, इन सब जगहों पर आयरन स्टील इंडस्ट्री सेटअप हुई। अच्छा, इसमें यूज क्या होता है? आयरन ओर के साथ कोल, लाइमस्टोन और मैंगनीज, ये इसके मेन रॉ मटेरियल्स हैं आयरन और स्टील इंडस्ट्री के। ठीक है, आयरन और तो है ही भाई, उसी में से तो आयरन का मिनरल मिलेगा। कोयला यूज करते हैं और लाइमस्टोन, ये सब यूज करते हैं अपन उसके, जब ओर में से मिनरल ऑब्टेन करने का, जो आयरन ऑब्टेन करने का प्रोसेस है, उसका ब्लास्ट फर्नेस के अंदर उसको हीटअप किया जाता है, उसके साथ ये सब यूज किया जाता है। और मैंगनीज वगैरह मिक्स करके स्टील बनाया जाता है आयरन के साथ मिक्स करके। ठीक है, ये हमने मिनरल वाले चैप्टर में पढ़ा था, मैंगनीज की इंपॉर्टेंस वगैरह। अच्छा, मिनी स्टील प्लांट एक गुजरात में भी मौजूद है, कहां पर? हजीरा में।
अच्छा देखो, ये स्टील वाली इंडस्ट्रीज के मामले में गुजरात में ज्यादा कुछ नहीं है। एक हजीरा में छोटा सा स्टील प्लांट है, अदरवाइज गुजरात में स्टील आयरन स्टील इंडस्ट्रीज नहीं है। क्यों नहीं है भाई? यहाँ ना आयरन स्टील के माइंस नहीं है। आयरन के माइंस गुजरात में ज्यादा है नहीं। छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, वो सब एरियाज में, कर्नाटका, ये सब एरियाज में इसके ना माइंस प्रेजेंट है। अब इसका रॉ मटेरियल भाई इतना भारी भरकम होता है, तो इसको ट्रांसपोर्ट करना बहुत मुश्किल है। इसलिए आयरन स्टील इंडस्ट्रीज भी वहीं ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होती है जहां पर आयरन का ओर आसानी से मिलता है। तो इस वजह से गुजरात में आपको देखने को नहीं मिलता। अच्छा, पहले क्या था? अच्छा, ये बता रहे हैं कि टाटा के अलावा, टाटा तो भाई प्राइवेट कंपनी है, इसके अलावा जितनी भी आयरन स्टील इंडस्ट्रीज हैं सब SAIL के अंडर में आती हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, ये मैनेज करता है पूरा का पूरा इंडिया का स्टील प्रोडक्शन। जितनी भी गवर्नमेंट कंपनीज है सब इसी के अंडर में आती हैं। किसी भी दूसरी कंपनी को अगर स्टील वगैरह खरीदना है तो वो सेल को कांटेक्ट करेगा, सेल उनको इन कंपनियों से कलेक्ट करके स्टील दिलवाएगा। तो मेन मैनेजमेंट बीच में कौन देखता है? सेल देखता है। इंडिया रैंक्स 5th इन द वर्ल्ड इन आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन। आयरन स्टील के प्रोडक्शन में हम लोग वर्ल्ड में 5वें रैंक पर आते हैं। अब तक तो सेकंड रैंक थे, देखो इसमें 5वें रैंक पर दिख रहे हैं। एल्यूमिनियम रिफाइनिंग, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री काफी इंपॉर्टेंट है। एल्यूमिनियम की इंपॉर्टेंस हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, मिनरल वाले चैप्टर में। लाइट वेट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, मेलिएबल होता है, अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, रस्ट प्रूफ होता है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने वहां भी पढ़ी थी। तो इतनी क्वालिटीज होने की वजह से बहुत ही यूजफुल है। मेलिएबल तो समझ ही गए, शीट्स में बीट कर सकते हैं अपन। हल्का मजबूत होने की वजह से, अच्छा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होने की वजह से, इन सब वजह से बहुत ज्यादा यूज होता है। बॉक्साइट इसका और है, मिनरल चैप्टर में पढ़ा हुआ है। इसके साथ हम दूसरे मिनरल्स को मिक्स करके और भी मेटल्स वगैरह चीजों को मिक्स करके वैरायटी के एल्यूमिनियम्स को मतलब अलग अलग तरह से स्ट्रेंथ दे सकते हैं। और इस वजह से ये कार बनाने में, रेलवे बनाने में, एरोप्लेन्स में और बाकी मशीनें बनाने में यूज होती हैं। अब आजकल देखो हाई स्पीड रेल्स जो बन रही है, हाई स्पीड ट्रेन बन रही हैं, जो इसमें कोचेस हल्के आते हैं। पहले कंपेरिजन में वो हल्के कोचेस बनाए जा रहे हैं। तो उसमें क्यों हल्का कोच बन रहा है? मजबूती भी चाहिए और लाइट वेट चाहिए, तो इसके लिए एल्यूमिनियम का इस्तेमाल अब ज्यादा होने लग गया है। एरोप्लेन में भी बहुत ज्यादा यूज होता है एल्यूमिनियम का, हल्का और मजबूत चाहिए तो इस वजह से ना इस तरह की इंडस्ट्रीज में इसका बहुत ज्यादा यूज बढ़ता जा रहा है। 40 से 50% खर्चा जो है एल्यूमिनियम प्रोडक्शन में, वो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा इसमें बहुत ज्यादा लगता है। इसीलिए जनरली ये इंडस्ट्रीज वहां सेटअप है जहां एक तो उसका ओर मिल जाए और दूसरा वहां हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती हो उस एरिया में। तो ये दोनों एडवांटेजेस की वजह से उस एरियाज में ये मतलब एल्यूमिनियम रिफाइनिंग की इंडस्ट्री सेटअप हो सकती है। कहां पर है ये वैसे? ओडिशा में, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। जितने भी मिनरल बेस्ड है ना, मोस्टली आपको छत्तीसगढ़, कर्नाटका, ओडिशा, झारखंड, ये 4-5 स्टेट्स में मिल जाएंगी, जो मिनरल्स के मामले में रिच स्टेट्स हैं हमारे देश के, मिनरल रिच। ठीक है, पैसे के मामले में नहीं बोल रहा हूं मैं। तो यहाँ ज्यादा मिनरल्स मिलते हैं, इसलिए ज्यादा इंडस्ट्रीज वहीं पर सेटअप आपको मिल जाएंगी। कॉपर रिफाइनिंग, अब कॉपर के यूजेस भी बहुत ज्यादा है भाई। अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी में सबसे ज्यादा यूज होने वाला यही है। वायर वगैरह जो बनते हैं सबसे ज्यादा कॉपर के ही वायर यूज होते हैं। एल्यूमिनियम के भी यूज होते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम का ना थोड़ा लिमिटेशन होता है, रेजिस्टेंस थोड़ा ज्यादा ऑफर करता है। ठीक है, कॉपर काफी इफेक्टिव है। ठीक है, तो इसलिए कॉपर यूज होता है। एल्यूमिनियम से महंगा पड़ता है बट बहुत ज्यादा यूजफुल है। अच्छा, साथ ही साथ दूसरे मिनरल्स का मिक्स हो जाता है इजीली। इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री में यूज होता है रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, ऑटोमोबाइल्स, रेडिएटर्स और डोमेस्टिक यूटेंसिल्स। अब देख रहे हो इस तरह का पाइप, एयर कंडीशनर्स वगैरह में आपने देखा होगा अपने एसी में जो पाइप यूज होता है, जो इंडोर यूनिट से आउटडोर यूनिट को कनेक्ट करता है, पूरा एक पाइप होता है, 2 पाइप होते हैं पतला मोटा, वो इस तरह के ही पाइप्स होते हैं, कॉपर के ही बने होते हैं। तो उसमें कूलेंट वगैरह जिसमें फ्लो करता है। ठीक है, अपने रेफ्रिजरेटर जो होते हैं घर में उसमें भी होता है। तो ये ना उसमें तो यूज हो ही रहा है, हीट एक्सचेंजर्स में यूज हो रहा है, वायर बनाने में यूज हो रहा है, गाड़ियों के रेडिएटर्स बनाने में यूज हो रहा है। तो काफी यूजफुल है भाई। सबसे पहला रिफाइनिंग यूनिट कॉपर का कहां शुरू हुआ था? नाम था किसने सेटअप किया था इसको? आईसीसी ने। वो क्रिकेट वाले आईसीसी नहीं, ठीक है, इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन। कहां पर सेटअप किया था ये प्लांट? घटशिला, जो कि झारखंड में है। अच्छा, 1972 में ये आईसीसी को हैंडओवर कर दिया गया था, किसको? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड को। बाद में एचसीएल बना, एचसीएल ने इसको टेक ओवर कर लिया। अब आज के डेट में पूरा जो कॉपर का प्रोडक्शन है इंडिया में, उसको कौन मैनेज करता है? एचसीएल मैनेज करता है। अच्छा, अब हमारा यूज बहुत ज्यादा है, उस हिसाब से हमारे देश में कॉपर का प्रोडक्शन नहीं हो पाता, तो हमें दूसरे देशों से कॉपर इंपोर्ट करना पड़ता है। इसी वजह से हमारे यहाँ कॉपर बहुत ज्यादा महंगा है।
केमिकल इंडस्ट्रीज, अब गुजरात में हो तो भाई केमिकल इंडस्ट्रीज के मामले में तो जानते ही होगे, कोई भी शहर का नाम डाल तो गुजरात का तो तुम केमिकल इंडस्ट्री मिलेगी वहां पे, खास करके मेन जो है वो फेमस वो डाल देना, ठीक है। अब अहमदाबाद बड़ा शहर और डेफिनेटली होगा वहां केमिकल इंडस्ट्रीज। अंकलेश्वर केमिकल इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा हब है। वडोदरा बड़ा शहर है, ठीक है। अब अंकलेश्वर और भरूच में जो दहेज वगैरह का एरिया है, तो ये पूरा बेल्ट इंडस्ट्रीज केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए मतलब कह सकते हैं ना इंडिया का सेंटर है, ऐसा मान लो। बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज मौजूद है। अच्छा, बात करते हैं थोड़ा डिटेल में इसके बारे में। क्या है केमिकल इंडस्ट्रीज? बोला दो टाइप के केमिकल्स बनाती हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। पेट्रोकेमिकल इज द मेन ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री। जो ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री उसमें से सबसे मेन कौन सा है? पेट्रोकेमिकल्स। इसको मेन क्यों किया? देखो इससे क्या क्या बनता है, आर्टिफिशियल फाइबर्स बनते हैं। अब बड़ा हमने आर्टिफिशियल फाइबर्स के बारे में, आर्टिफिशियल रबर बनता है, प्लास्टिक के सामान बनते हैं, कलर्स बनते हैं और केमिकल्स बनते हैं, दवाओं में यूज होते हैं। तो ये पेट्रोकेमिकल्स बहुत ही यूजफुल है भाई। तो इस वजह से कहा गया जो केमिकल इंडस्ट्री है इसमें सबसे मेन में आते हैं कौन से? पेट्रोकेमिकल्स। ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री इज फाउंडेड नियर ऑयल रिफाइनरीज एंड पेट्रोकेमिकल सेंटर्स। अच्छा, जनरली ये जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज हैं ये हमें ऑयल रिफाइनरीज के आसपास मिलेंगी। क्यों ऑयल रिफाइनरीज के आसपास मिलेंगी? क्योंकि जो क्रूड ऑयल होता है, जब हम उसमें से पेट्रोल डीजल ये सब निकालते हैं, इसके प्रोसेस के बाद उसमें से बहुत सारा बाई प्रोडक्ट निकलता है। वो बाई प्रोडक्ट जो होता है वो इन इंडस्ट्रीज का रॉ मटेरियल है। तो इसीलिए रिफाइनरीज के पास अगर ये सेटअप करेंगे तो बड़ी आसानी से रॉ मटेरियल इनको मिल जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बचेगा, बहुत सारा बेनिफिट है। तो इस वजह से ये जनरली उसके आसपास ही देखने को मिलती हैं। इनऑर्गेनिक केमिकल्स में क्या क्या है हमारे यहाँ? फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सॉल्ट्स बहुत सारे हैं, सोडा एस, कास्टिक सोडा, क्लोरीन, ये सब कुछ नाम है और बहुत सारे होंगे, ठीक है। अच्छा, इंडिया का देखा जाए तो इंसेक्टिसाइड इंडस्ट्रीज के मामले में, इंसेक्टिसाइड क्या है? जो वो कीड़े वीड़े मारने वाली दवाएं हैं, खेती वगैरह में ज्यादा यूज होता है। तो उसके प्रोडक्शन में इंडिया, दो देश जो दुनिया के कुछ गिने चुने देश हैं, जो टॉप देश हैं, उसमें इंडिया की गिनती होती है। इंपॉर्टेंट है इंडिया का, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्लेस होल्ड करता है इंडिया। गुजरात इंडिया के अंदर केमिकल इंडस्ट्रीज के मामले में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस होल्ड करता है। भाई मैंने पहले ही बताया, गुजरात में हो तो पता ही होगा आपको ये सब। अब इसमें आ रहा है अलग से केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स बनाने वाली इंडस्ट्रीज, सबसे पहला सेटअप हुआ था 1906 रानीपत तमिलनाडु में। देखो आयरन स्टील वाला भी तमिलनाडु का ही था, सबसे पहला इंडस्ट्री पोर्टो नोवा, और ये है हमारा रानीपत, ठीक है। अच्छा, the development of this industry started when fertilizer corporation of India started its factory at सिंदरी। अच्छा, शुरू हुआ, इक्का दुक्का कंपनी चल रही थी, फिर उसके बाद सिंदरी में FCI सेटअप हुआ, फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, FCI इंपॉर्टेंट है। तो जब ये सेटअप हुआ तो इंडिया में फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज काफी तेजी से ग्रो होने लग गई। आज के डेट में इसके सेंटर्स हैं गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड केरला। अब गुजरात है, केमिकल इंडस्ट्री है तो गुजरात डेफिनेटली होगा। दूसरा, खेती के मामले में उत्तर प्रदेश है काफी अच्छा, तो वहां फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज डेवलप्ड है। पंजाब खेती के मामले में बहुत अच्छा है, वहां भी फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट है। तो तीन तो आप इस लॉजिक से ही याद कर सकते हो। दूसरा, तमिलनाडु में पहला ही सेटअप हुआ था, पहला जब तमिलनाडु में सेटअप हुआ तो जाहिर सी बात है और भी धीरे धीरे प्रमोट हुआ होगा। तो चार स्टेट्स तो ऐसे बैठे बैठे हुए, केरला साथ में भाई जोड़ लेना। गुजरात के अंदर कलोल, कांडला, हजीरा, भरूच, वडोदरा, ये सब में बड़े बड़े हमारे फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशंस मौजूद हैं। प्लास्टिक इंडस्ट्री, प्लास्टिक इंडस्ट्री को सनराइज इंडस्ट्री भी कहते हैं क्योंकि आने वाला समय इसी का है। आप देख रहे हो लकड़ियां, लोहे, बहुत सारी चीजें रिप्लेस हो रही हैं और प्लास्टिक से चीजें बनाई जा रही हैं। आजकल तो फर्नीचर्स इस तरह से बन रहे हैं ना कि दिखने में लकड़ी जैसे लगते हैं और होते प्लास्टिक के हैं। वो हमारे घरों में आजकल दीवारों पर भी लोग शीट्स लगा रहे हैं, ठीक है, दिखता लकड़ी जैसा, होता प्लास्टिक का है। तो ये मतलब काफी ग्रो कर रही है इंडस्ट्री, इसलिए इसको कह रहे हैं सनराइज इंडस्ट्री है, ठीक है। अच्छा, there has been constant increase in the demand of raw material for plastic because of its waterproof and can fit into any mold। अच्छा, इसकी खासियत देखो, वाटरप्रूफ है भाई, सबसे अच्छी चीज इसकी। अब लकड़ी है, बाकी चीजें पानी से असर होता है, सड़ते गलते हैं, पर ये टिकाऊ है भाई, पानी का कोई असर नहीं। और किसी भी शेप में आप इसको मोल्ड कर सकते हो। बाकी चीजों को शेप, अपना मनचाहा शेप दे पाना मुश्किल है, पर इससे काफी कुछ शेप दिया जा सकता है। अब आजकल देख रहे हो गाड़ियों में भी बहुत ज्यादा प्लास्टिक्स वगैरह यूज होते हैं, जो अलग अलग मस्त डिजाइन की गाड़ियां बनाई जा रही हैं। अब उसका उतना डिजाइन मेटल से नहीं दे पाएंगे, तो इसलिए ये प्लास्टिक्स का यूज करके बहुत अच्छी अच्छी डिजाइन वाली गाड़ियां बनाई जाती हैं, ठीक है। तो उसमें भी इसका यूज बढ़ता जा रहा है भाई, मोल्ड करना आसान है।
इसके अलावा पैकिंग, केमिकल्स, टेक्सटाइल, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, गाड़ियां बनाना बताया मैंने, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में कई जगहों पर इस इंडस्ट्री का जो बना हुआ सामान है वो यूज होता है। इंपॉर्टेंट सेंटर्स प्रोड्यूसिंग प्लास्टिक आर, प्लास्टिक का भैया देख लो, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, वडोदरा, ये अपने गुजरात वाले, वडोदरा, वापी, फिर ये कानपुर, कोयम्बटूर, चेन्नई। तो देखा जाए 4 मेजर शहर जो है हमारे मेट्रो सिटीज हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, वो चारों आ रहे हैं प्लास्टिक वाले में। ऐसे याद कर सकते हो। गुजरात का डालना है वीवी, ठीक है, दोनों वी, वापी और वडोदरा आ गए। इसके अलावा ये 2-4 जो याद करना है कर सकते हैं। अच्छा, देख सकते हैं अपने कितने सारे प्लास्टिक के, देखो आजकल ये सब इक्विपमेंट बन रहे हैं, तो घरों के यूज करने वाले ये छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स हैं, इसको पिघला के फिर बड़े शेप वगैरह में चेंज किया जाता है। देखो हेलमेट भी बनता है प्लास्टिक का, बहुत कुछ है यार। सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट इज इनएविटेबल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड। अरे भाई ठीक है, कंस्ट्रक्शन में तो सीमेंट के बिना थोड़ी ना काम होगा। रोड बनाओ, डैम बनाओ, बिल्डिंग बनाओ, जो बनाना है सब में सीमेंट यूज होना है भैया। इंडिया फिर से देखो सीमेंट में सेकंड पर है, चाइना निकम्मा हमारे आगे है, ठीक है। 6% जो वर्ल्ड का प्रोडक्शन है सीमेंट का वो इंडिया करता है। सीमेंट में यूज क्या होता है बनाने में, रॉ मटेरियल क्या यूज होते हैं, लाइमस्टोन, कोल, जिप्सम, बॉक्साइट, क्ले। अच्छा, ये सारे हमारे यूज होते हैं इसमें। अच्छा, इसका भी प्रॉब्लम है भाई, पत्थर वत्थर है सब बड़े बड़े, अब इतने भारी भरकम रॉ मटेरियल को लेके कहां जाएंगे, दूर तो ट्रांसपोर्ट कर नहीं सकते, इसलिए सीमेंट इंडस्ट्री वहीं पर बन जाएंगी जहां ये सामान अवेलेबल होगा। तो इसीलिए देखो लिखा है रॉ मटेरियल्स हैव मोर वेट, सो सीमेंट फैक्ट्रीज आर लोकेटेड वेयर रॉ मटेरियल इज अवेलेबल इन अबंडेंस। देयर इज फेयरली गुड डेवलपमेंट ऑफ दिस इंडस्ट्री इन गुजरात। गुजरात में भी अच्छा खासा सीमेंट इंडस्ट्री डेवलप्ड है, ठीक है। सुना होगा आपने कई नाम हो, सांघी सीमेंट और कौन कौन से नाम है इंडिया गुजरात के जो अपने हैं। अच्छा, ये अल्ट्राटेक, हर निर्माण में जान क्या आता है वही वाला ना। ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट इंडस्ट्री, अब ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियां हैं। सबसे पहला है भैया रेलवे वाली। रेलवे तो भाई इंडिया में देखा जाए तो लाइफ लाइन है हमारे यहाँ के लोगों की, ठीक है, मिडिल क्लास के लिए तो सच में लाइफ लाइन है। रेलवे के जो इक्विपमेंट्स हैं क्या क्या बनते हैं, रेलवे के इंजन, पैसेंजर कोचेस, सामान ले जाने वाले गुड्स कोचेस वगैरह वगैरह बनते हैं। दीज आर ऑल्सो प्रोड्यूस प्राइवेटली। आजकल प्राइवेट कंपनियां भी ये सब कोचेस और ये सब बनाने में लगी हुई हैं। अच्छा, 2 तरह के रेलवे, सॉरी 3 तरह के रेलवे इंजन इंडिया में बनाए जाते हैं, स्टीम, डीजल, इलेक्ट्रिक। अब यार ये स्टीम तो अब नहीं बनता, ठीक है, डीजल और इलेक्ट्रिक, और धीरे धीरे डीजल भी कम करते जा रहे हैं, पूरा फोकस इलेक्ट्रिक पे हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ये लिखा भी है देखो, स्टीम इंजन जो है जनरली आजकल हेरिटेज ट्रेन में यूज हो रहे हैं। कहीं पर इक्का दुक्का जगह चला देते हैं, किसी को शौक पूरा करना हो कि भाई हाँ स्टीम इंजन वाली ट्रेन में बैठा था, तो उसके लिए इक्का दुक्का जगह पे चलते हैं, अदरवाइज नहीं यूज होते हैं, कमर्शियली यूज नहीं हो रहे हैं ज्यादा, ठीक है, ज्यादा के हो ही नहीं रहे। डीजल होता है और इलेक्ट्रिक होता है। अच्छा, अब डीजल भी धीरे धीरे कम हो रहा है, बता रहा हूँ ना, डीजल उन जगहों पर ज्यादा यूज हो रहा है जहां इलेक्ट्रिक नेटवर्क अभी तक पहुंचा नहीं है, पर धीरे धीरे गवर्नमेंट पूरा का पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन कर रही है। पहाड़ी एरियाज में थोड़ा दिक्कत होता है इलेक्ट्रिफिकेशन करना, तो वहां डीजल इंजन अभी भी चल रहे हैं, पर धीरे धीरे रिप्लेस कर दिया जाएगा। अच्छा, कहां कहां बनते हैं डीजल इलेक्ट्रिक इंजन, मिहिजाम, चितरंजन, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क, ठीक है, CLW। कहां पर है ये चितरंजन, वैसे ही वेस्ट बंगाल में है भाई, पता है, तो वेस्ट बंगाल के चितरंजन के मिहिजाम में प्रेजेंट है हमारा ये चितरंजन लोकोमोटिव वर्क। फिर डीजल लोकोमोटिव वर्क्स एट वाराणसी, वाराणसी में भी इंजन बनते हैं। क्या अजीब सी चीज है भैया। तो वाराणसी में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स। फिर इसके अलावा टाटा लोकोमोटिव, देखो ये प्राइवेट कंपनी, टाटा लोकोमोटिव वर्क्स एट जमशेदपुर, टाटा भी इंजन बना रही है। पैसेंजर कोचेस कहां बनते हैं, पेरंबूर, बेंगलुरु, कपूरथला और कोलकाता, 4 मेन सेंटर्स हैं भैया, ये याद रखना। देखो रेलवे वाले अच्छे से याद कर लियो। फिर है रोड व्हीकल, भाई सड़क पे चलने वाली गाड़ियां। देश आजाद हुआ उसके पहले ज्यादातर जो चीजें क्या होता था ना, पार्ट्स लाते थे दूसरे जगहों से, पर जोड़ जाड़ की गाड़ी रेडी कर देते थे, और बहुत बुरी हालत थी इस इंडस्ट्री की हमारे देश में, ठीक है। फिर धीरे धीरे डेवलप हुआ, आज के डेट में हम ट्रक, बस, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर साइकिल सब बनाते हैं, सब चीज बना रहे हैं। जनरली रोड पे चलने वाली जो गाड़ियां हैं ये प्राइवेट कंपनियां ही हमारे देश में ज्यादा बना रही हैं, गवर्नमेंट की कंपनियां इसमें ना के बराबर है। इंडिया रैंक्स 5th इन द वर्ल्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल व्हीकल। कमर्शियल व्हीकल्स मतलब ये ट्रक और की जो बड़ी बड़ी गाड़ियां बनती है, इनको बनाने में इंडिया 5th रैंक पर है दुनिया में। कहां गया 5th रैंक, ठीक है। तो मतलब अच्छा खासा प्रोडक्शन हमारे यहाँ इन चीजों का हो रहा है। इसके अलावा
गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स भी हमारे यहाँ बनने लग गए हैं, जो पहले हम दूसरे देशों से लाते थे, अब हम खुद बनाकर दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करने लग गए हैं। ट्रैक्टर्स, साइकिल्स, ये सब भी बड़े स्केल पर बनाकर हम दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और यार एक्सपोर्ट तो करना शुरू कर दिया था, अब धीरे धीरे हम लोग चाइना से बहुत कुछ इंपोर्ट करने लग गए हैं, वहां वाले सस्ते में बना के दे रहे हैं। शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, अब वो नहीं लिखना है जो यहाँ लिखा है ना, बताया था वही लिखना है, ठीक है। चाइना वाला इसमें मत लिख देना, मैंने एक्स्ट्रा बताया था, पता चला एग्जाम में लिख के आ गए, पता चला एग्जामिनर चेक कर बोला तो ज्यादा ज्ञानी बन रहा है भाई। शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, शिप कहाँ कहाँ बन रही है भैया? अच्छा, विशाखापट्टनम, कोलकाता, कोची, मुंबई, मरमागांव, ये सब पब्लिक सेक्टर वाली शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज हैं। अब भाई सारे पोर्ट्स हैं बड़े बड़े अपने इंडिया के, तो ये पोर्ट्स के ही नाम याद कर लो, यहीं पर ये बन रहे हैं, ठीक है। अच्छा, कोची और विशाखापट्टनम में बड़ी साइज के शिप बनते हैं, और बाकी छोटा मोटा कामकाज हमारे प्राइवेट कुछ डॉकयार्ड्स हैं, वो लोग भी छोटा मोटा सपोर्ट उसमें करते हैं, ठीक है। अच्छा, और उसके अलावा अब हम हेलीकॉप्टर भी बना रहे हैं, एक्स्ट्रा कुछ दिया हुआ है भैया, हेलीकॉप्टर भी बनाने लग गए हैं, और एयरक्राफ्ट बिल्डिंग यूनिट्स आर एस्टैब्लिश्ड एट बेंगलुरु, एयरक्राफ्ट भी बना रहे हैं, हालांकि बड़े स्केल के पैसेंजर एरोप्लेन्स हम लोग अभी नहीं बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा, कहां बता रहा, कोरापुट, नासिक, हैदराबाद, लखनऊ, इन सब जगहों पर ये सब बनने लग गए हैं। फिर हाँ बोला, पैसेंजर के लिए जो एयरक्राफ्ट रहता है वो इंडिया में अभी भी नहीं बनता। जो जेट प्लेन्स वगैरह बनते हैं या छोटे छोटे जो प्लेन्स होते हैं ना, उनके कुछ सामान वगैरह ये सब हमने बनाना शुरू कर दिया है। बड़े कमर्शियल पैसेंजर एयरक्राफ्ट जो होते हैं अभी तक नहीं बना रहे, बड़ा नाम है बोइंग का, सुना होगा आपने, शायद आने वाले समय में इंडिया में भी बनने लग जाए। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, रेडियो सेट एंड टेलीफोन इंडस्ट्री, रेडियो वाली और टेलीफोन वाली कंपनियां इंडिया में सेटअप हुई कब? 1905 में। तो ऐसा कह सकते हैं कि यहीं से इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की शुरुआत होती है। बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, 1956 में बेंगलुरु में शुरू हुआ। इसको क्यों शुरू किया गया था? इसका मेन पर्पस था आकाशवाणी, यानी जो हमारा गवर्नमेंट का रेडियो जो क्या बोल सकते हैं, कंपनी कह सकते हो आप, उसके लिए, और हमारे वेदर डिपार्टमेंट है यानी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उन लोगों के लिए इक्विपमेंट्स बनाने के लिए। अब दूसरे देशों से लाना पड़ता था, महंगा पड़ता था, तो अपने देश ने सोचा कि बनाना शुरू करो भाई, आकाशवाणी के लिए और वेदर डिपार्टमेंट के लिए। तो वहां से ये बीईएल की शुरुआत हुई, और आज बीईएल भाई इसरो के लिए, नासा के लिए, बहुत सारे बड़ी बड़ी एजेंसीज के लिए भी इक्विपमेंट्स बनाता है। टुडे इट प्रोड्यूसेस वेरियस इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इन कोलैबोरेशन विद इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इसरो के साथ मिलकर बहुत कुछ बना रहा है। और आप देख ही रहे हो इसरो कितना कुछ अचीव कर रहा है, और इसरो को देख के दूसरे देश की जो स्पेस एजेंसी है वो भी हमसे कुछ ना कुछ सामान वगैरह खरीदने लगी है। अच्छा, फिर बात करें इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अब देख लिया इंडस्ट्रीज के बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं भैया, और इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ है क्या है सब देख लिया, पर इंडस्ट्रीज की ग्रोथ के साथ साथ होता है ना, एक प्लस पॉइंट होता है तो उसके साथ कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। तो नेगेटिव पॉइंट्स है इंडस्ट्रीज का क्या? पोल्यूशन। तो इन पोल्यूशन से क्या होता है, देखो यार, पढ़ते आ रहे हो आप, अब तक कई चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, पीछे कई क्लासेस में भी पढ़ते आए हैं। तो पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, इंडस्ट्रीज का पोल्यूशन बढ़ रहा है तो एनवायरमेंट खराब हो रहा है। फिर व्हेन एनवायरमेंटल कंडीशन डेटोरिएट, ये इंसान के ऊपर और नेचर के ऊपर बुरा असर डालता है। 4 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन देखने को हमको मिलते हैं, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, ये 3 तो पढ़ाई था, एक नॉइस पोल्यूशन है, ये भी पढ़ाई होगा। अब नॉइस पोल्यूशन, पे पे गाड़ियां चलती हैं आवाज करती हैं, फिर जो मशीन्स चलते हैं उसके से आवाज बनता है, इससे भी बहुत सारा नुकसान होता है हमारे हेल्थ पे। अच्छा, इंडस्ट्रीज हैव पोल्यूटेड एयर वाटर टू अ ग्रेट एक्सटेंट इन प्रेजेंट एज। भाई ठीक है, सब कंपटीशन में लगे हुए हैं, सबको आगे बढ़ना है, इस चक्कर में इतना ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, इतना ज्यादा रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं कि उससे बहुत सारा वेस्ट जनरेट हो रहा है, जो कि हम एटमॉस्फेयर में या पानी के बॉडीज में सब में रिलीज कर दें, इससे कि काफी पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। एयर इतना पॉल्यूट हो गया हार्मफुल गैसेस मिक्स होने की वजह से, सीओ, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब हार्मफुल गैसेस मिक्स हो रही हैं, इससे एसिड रेन वगैरह बन रहा है, ये सब दिक्कतें होती हैं, सुना ही होगा आपने। वाटर पोल्यूशन इंक्रीज होने की वजह से, ये तो बता दिया, ठीक है। नॉइज पोल्यूशन, अब नॉइज पोल्यूशन में क्या बताया कि भाई इसका इंसान पर क्या असर है? तो डेफनेस, ठीक है, बहरापन, सुनने की क्षमता हमारी कम होने लगती है, उसकी कैपेबिलिटी कम होने लगती है, ज्यादा हम नॉइज में लंबे समय तक रहते हैं। तो पुरानी मशीन्स और ये सब के यूज की वजह से, या ट्रांसपोर्टेशन, अगर घर के आपके घर के आसपास से कोई मेन रोड गुजर रहा है या रेलवे लाइन गुजर रही है, परेशान हो जाते होंगे, पता ही होगा। अच्छा, अब इस सब से क्या होता है ना, बहुत ज्यादा नॉइज पोल्यूशन को अगर हम फेस करते हैं तो हमको एक होता है डेफनेस का प्रॉब्लम, दूसरा होता है ना कि एंग्जाइटी वगैरह की प्रॉब्लम शुरू हो जा रही है लोगों को, लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ये सब दिक्कतें इस वजह से होती हैं।
तो काफी बुरा असर है, जो नॉर्मली हम इस चीज को ध्यान में लेते नहीं है, पर इस पर ध्यान देने की जरूरत है। नॉइज पोल्यूशन भी बहुत डेंजरस चीज है। कैसे हम एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को रोकेंगे, तो ये पॉइंट थोड़ा ढंग से याद रख लेना भैया, ठीक है। अच्छा, देश का डेवलपमेंट करो, अच्छा काम है, लेकिन एनवायरमेंट का भी ध्यान रखो, एनवायरमेंट को नुकसान नहीं होना चाहिए, इस चीज का हमको ख्याल रखना है। दूसरा पॉइंट कह रहा है पोल्यूशन को हम कैसे कम कर सकते हैं, हम प्लानिंग से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करें, हर चीज को प्लान्ड तरीके से करें। अनप्लान्ड तरीके से अगर चीजें होंगी ना, तो गवर्नमेंट को मैनेज करना भी मुश्किल होता है, उन एजेंसीज को भी मैनेज करना मुश्किल होता है, और बेफाम तरीके से लोग पोल्यूशन करते हैं, तो वो बड़ा दिक्कत वाला काम होता है। अगर प्लान्ड तरीके से इंडस्ट्रीज को सेटअप किया जाएगा, पूरा एक प्लानिंग से गटर लाइंस बनाई जाए, उनको पूरा सेटअप करके दिया कि कैसे वो गैस निकलने से पहले उसको डिस्ट्रॉय किया जाए, ठीक है, उसके अंदर जो हार्मफुल सब्सटेंस प्रेजेंट है उसको खत्म करके फिर गैस को रिलीज किया जाए, पानी को प्योरीफाई करके फिर रिलीज किया जाए, तो ये सब जब पूरा प्लानिंग से करेंगे ना, तो पोल्यूशन कम होगा। अच्छा, अच्छे इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करके, अच्छे फ्यूल का इस्तेमाल करके भी हम पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। अब देखो गाड़ियों में आजकल बोल रहे हैं सीएनजी वगैरह लोग यूज करने लग गए हैं, और भी नए नए सोर्सेज बायोफ्यूल वगैरह यूज करने का चालू हो रहा है धीरे धीरे। तो इससे क्या होता है, पोल्यूशन कम होता है। अगर हम इस तरह के अच्छे फ्यूल का इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो पोल्यूशन कम हो जाएगा। दूसरा ये कि अच्छे इक्विपमेंट्स यूज करें, अच्छे क्वालिटी के, ऐसे इक्विपमेंट्स जो इन फ्यूल्स को ढंग से यूज करें। अगर अच्छे से यूज करेंगे इक्विपमेंट्स इन फ्यूल को, तो पूरा का पूरा कंबशन होगा, तो स्मोक वगैरह कम रिलीज होगा, जिसके से पोल्यूशन कम होगा। तो इसलिए इक्विपमेंट्स भी अच्छे होने जरूरी है। एयर पोल्यूशन कैन बी कर्व्ड थ्रू फिल्टर, स्क्रबर, प्रेसिपिटेटर्स। बताएं इंडस्ट्रीज में ये इक्विपमेंट्स होते हैं। ये स्क्रबर गैस, स्क्रबर देखो होता है कि जो गैसेस होती हैं, हार्मफुल गैसेस डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में आप रिलीज कर दोगे तो वो भाई बहुत भयंकर असर करेंगी, तो वो स्क्रबर से पास की जाती है। जब स्क्रबर से वो गैस गुजरती है, स्क्रबर में उसको जला दिया जाता है उस गैस को, जिसके उसके अंदर जो हार्मफुल चीजें प्रेजेंट है ना, उनका रिएक्शन होकर वो नॉन हार्मफुल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर उनको रिलीज कर दिया जाता है। तो आपने कई बार देखा होगा चिमनीज वगैरह कई जगह पर कंपनियों के बाहर बड़ी चिमनी होती है, ऊपर आग निकलती रहती है, तो वो जो आग जलती दिखती है ना, वो स्क्रबर की ही चिमनी होती है। अच्छा, वाटर पोल्यूशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय रिलीजिंग इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट। अच्छा, जो भी इंडस्ट्री से इफ्लुएंट्स निकल रहे हैं, जो वेस्ट पानी या जो भी चीज निकल रहा है, उसको अच्छे से पहले ट्रीट करो, उसको हार्मफुल जो उसके अंदर प्रेजेंट उसको निकाल दो, और जो नॉन हार्मफुल सब्सटेंसेस बचे हैं तब उसको आगे रिलीज करना चाहिए। इंडस्ट्रियल वाटर कैन बी प्यूरिफाइड आफ्टर ड्यू ट्रीटमेंट। पानी वगैरह जो इंडस्ट्री से निकल रहा है उसको भी अच्छे से ट्रीट करके पहले उसको प्यूरिफाई कर दो, रीयूजेबल है तो रीयूज करवाओ, ठीक है, नहीं तो फिर उसको रिलीज करो, तो पोल्यूटेंट उसके अंदर से निकाल लो, फिर उसको रिलीज करो। तो इस तरह से हम इन पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं, एनवायरमेंट का नुकसान रोक सकते हैं। तो चैप्टर खत्म होता है, जल्दी जल्दी सबको शेयर कर दो, और कैसा लगा वो कमेंट में बता देना, और अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, कमेंट में मेंशन करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।